एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नए लेक्चर में, जहां हम आज पढ़ेंगे थिंकर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। उनकी इम्पोर्टेंट संरचनाएं यानी कि उनके वर्क और साथ ही साथ उनके आइडियाज को हम समझेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ थिंकर्स के बारे में पढ़ा था, खासकर जो बिहेवियरल तक हमने देखना स्टार्ट किया था। आज उसके आगे हम डिसीजन मेकिंग एंड अदर थिंकर्स के बारे में जानेंगे, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक नए आयाम तक लेके गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज के बचे हुए इंपॉर्टेंट थिंकर्स को, उनके कार्यों को और उनकी संरचनाओं को। कल हमने अब्राहम मैस्लो तक, पिछले लेक्चर में हमने अब्राहम मैस्लो तक देख लिया था। आज हम देखेंगे डगलस मैकग्रेगर के बारे में। डगलस मैकग्रेगर जो है, उनका जो आइडिया था वो था थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का। यानी उन्होंने बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को और एनालाइज किया था और बताया था कि किस तरह से दो तरीके के लोग होते हैं एक वर्क प्लेस में। ठीक है, एक जो होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और एक जो होते हैं जिनको मोटिवेट करना पड़ता है, जिनको कोई पर्क्स देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लोग आपको हर जगह दिखाई देंगे, जो खुद से करना चाहते हैं और जिनको करवाना पड़ता है। तो वही था थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का कॉन्सेप्ट। ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। इसके अलावा इनका एक और आइडिया था कि भाई मैनेजमेंट एजुकेशन रिफॉर्म्स चाहता है। ठीक है, मैनेजमेंट में रिफॉर्म्स की जरूरत है, खासकर बताने की जरूरत है कि आपको कैसे किसी चीज को मैनेज करने की आवश्यकता है, एक मैनेजर को कैसे वर्क करना है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांजैक्शनल इन्फ्लुएंस, ट्रांजैक्शन करने में कितना इन्फ्लुएंस होता है, कितना वर्क एथिक्स काम आता है, ये सारी चीजों पे इन्होंने बात किया। अब इनकी जो कुछ रचनाएं थी वो थी द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज 1960 में लिखी गई थी। इसके अलावा इन्होंने लिखा था द प्रोफेशनल मैनेजर 1967 में। इसके अलावा इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है वो लीडरशिप एंड मोटिवेशन 1969 में। जैसे हमने पिछला देखा था द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ अब्राहम मैस्लो। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जो थी, हायरार्की का नीड, वो भी बेसिकली मोटिवेशन थ्योरी ही है कि कैसे लोग सेल्फ एक्चुअलाइज होते हैं, कैसे लोग मोटिवेट होते हैं, क्या चीजों से आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें और डिटेल में कि किस तरह से लोग एक पिरामिड में आगे बढ़ते जाते हैं और लास्ट में खुद को, मतलब बेसिकली आप देखिएगा कि जब आदमी को सब कुछ मिल जाता है तब वो आत्मचिंतन करता है। ठीक है, सेल्फ बिलीव रखता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करता है और आगे की चीजों को समझने की कोशिश करता है। तो यानी उसके आयाम जो है सोचने की, समझने की, वो चेंज होते हैं। ठीक है, जो पैराडाइम हम बोलते हैं ना, वो चेंज हो जाता है। तो ये था डगलस मैकग्रेगर का 3 इंपॉर्टेंट किताब, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज 1960 में, द प्रोफेशनल मैनेजर 1967 में, लीडरशिप एंड मोटिवेशन 1969 में। तो एजुकेशन रिफॉर्म्स की जो बात कही थी वो उन्होंने कहा था द प्रोफेशनल मैनेजर में। ठीक है, जब हम एक्चुअल थ्योरी की बात करते हैं वो आता है लीडरशिप एंड मोटिवेशन में। जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो लीडर भी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद बारी आती है क्रिस एग्रेस की। ठीक है, क्रिस एग्रेस जो है, इन्होंने कुछ किताबें, कृतियां लिखी है, जिनमें से एक है पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 1957 में लिखी है। इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दूसरी किताब है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो आइडिया है वो है मैच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी थ्योरी। बेसिकली इसी तरह की थ्योरी को और आगे प्रोपाउंड किया है क्रिस एग्रेस ने, जिसमें बोला है कि भाई कुछ लोग जो होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और साथ ही साथ काम में अच्छे होते हैं क्योंकि उनको वो चीजें अच्छी लगती हैं, तो मैच्योरिटी से किसी काम को करते हैं। आउटपुट जनरेटिंग ज्यादा होते हैं इमेच्योर लोगों से। तो बेसिकली ये थ्योरी है जो मैच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी के बारे में बताती है। इसके बाद बारी आती है सिंगल एंड डबल लूप लर्निंग। मतलब लूप कैसे काम करता है, रिपीट होता है ना, तो वैसे ही सिंगल एंड डबल लूप की बात की गई है। तो ये था क्रिस एग्रेस का आइडिया। इसके अलावा भी आइडिया है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
ये लिखी थी किताब इन्होंने, इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को समावेशित करना, एक दूसरे से मिलाना, कैसे दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे पाए, इस पे बात करना। ठीक है, 1964 में लिखी। उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग 1978 में, और वहीं से आता है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग की बात। ठीक है, द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग भी यहीं से आता है। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग किताब 1978 में जो उन्होंने लिखी थी, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं या जो जो कार्य कर रहे हैं, जितनी भी तरह की चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, उनको हमको कैसे समझना है, कैसे वर्क करना है और कैसे आउटपुट जनरेट करना है। बेसिकली बेटर रिजल्ट कब ओरिएंट होगा, ओरिएंटेशन तभी होगा जब लोगों को पता होगा कि करना एक्चुअल में क्या है, साथ ही साथ किस तरह से करना है। यानी कि आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है ना कि भाई जितना आपके पास रिसोर्सेज है उनका कितना बेटर यूटिलाइजेशन आप करते हैं और एक बेटर आउटपुट देते हैं, वही एक्चुअल में इकोनॉमी है। सिमिलर थ्योरी यहाँ भी आपको इंप्लीमेंट करना होगा। इसके ऊपर बात आती है फ्रेडरिक हेज़बर्ग ने जो थ्योरी दिया था वो दिया था हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी। यानी बेसिकली मोटिवेशन जो होता है ना वो हाइजीन से भी आता है। अगर आप अच्छी जगह पे रह रहे हैं, देखे होंगे आपने कि कई सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने सीनियर पोस्ट वालों को या जो उनके वर्क स्टाफ है उनको वर्क कल्चर में अच्छी चीजें प्रोवाइड करते हैं। मान लेते हैं आपको खराब सा रूम मिले, बदबू आ रहा हो जहां से, ठीक है, आपको अच्छे से ना तो हवा मिल रही है, ना साफ हवा मिल रही है, ना साफ सूरज की रोशनी मिल रही है, कुछ भी ढंग का नहीं मिल रहा, ठीक है, बेसिकली हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा, तो उस जगह पे आप काम अगर करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन वही अगर आप काम नहीं भी करना चाहते लेकिन एक अच्छा रूम, कैबिन मिला हुआ है, एसी लगा हुआ है, बढ़िया चेयर है, सब कुछ है, तो हो सकता है कि आप मोटिवेट हो जाए काम करने के लिए। तो वही चीज है बेसिकली कि हाइजीन और मोटिवेशन दोनों चीजें वर्क साइमल्टेनियसली करती हैं। थोड़ा बहुत मोटिवेशन हाइजीन से भी मिलता है। जॉब एनरिचमेंट की बात की गई है और जॉब लोडिंग की बात की गई है, मतलब कितना लोड देना है जॉब का वो भी निर्धारित करना होगा, और जॉब एनरिच करना होगा, मतलब कि जो आप जॉब दे रहे हैं ना वो उनकी संतुष्टि के साथ होना चाहिए। मतलब जो कार्य कर रहा है, जो वर्कर है, वो अगर उसको जॉब को उसको उतना बेटर तरीके से दिया जाए जो उसमें अपना सर्वस्व लगा सके, यानी हर सब कुछ लगा सके, तो वो जॉब एनरिचमेंट होगा। बेसिकली उस जॉब के लिए वो मोटिवेट होगा तो बेटर उसके ऊपर अपना वर्क करेगा, और वर्क करेगा तो रिजल्ट भी आपको बेटर मिलेगा। उनकी कुछ किताबें हैं, द मोटिवेशन टू वर्क 1959 की, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन, ठीक है, काम और उसमें मनुष्य जो मानव है उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, कुछ काम अगर उसको अच्छा लगेगा तो अच्छे से करेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो अच्छे से नहीं करेगा। सिंपल बेसिक चीज है, बेसिक फंडा। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप उसमें सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। द मैनेजरियल चॉइस, ठीक है, मैनेजरियल चॉइस यानी कि चॉइस होनी चाहिए कि किसको क्या काम दिया जाए, किसको कैसे काम दिया जाए, क्या आउटपुट निकलवाना है जनरेट, ठीक है, चॉइसेस होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से ऑर्डर है और उस ऑर्डर को बस फॉलो करवाना है, ऑर्डर के साथ साथ उसको अथॉरिटी भी देने की आवश्यकता है। बेसिक आइडिया ये कहता है। इसके बाद बारी आती है रेनिस लिकार्ट की, ठीक है, लिकार्ट जो थे रेनिस लिकार्ट, इनकी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी क्या थी, मैनेजमेंट सिस्टम 1 to 4, ठीक है, इसका बहुत डिटेल में हम अपने क्लास में बताएंगे कि मैनेजमेंट 1 क्या करता है, 2 क्या करता है, 3 और 4 क्या करता है, मतलब कैसे वो बात अगर आपको कोई वर्क करवाना है या करना है तो कैसे अलग अलग मैनेजमेंट के हिसाब से अलग अलग कार्य होता है, ठीक है, इसको और डिटेल में हम अपनी क्लासेस में बताते हैं। यहाँ सिर्फ हम उनके आइडिया को बेसिक रिवीजन के मॉड्यूल की तरह आइडिया को पढ़ रहे हैं और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबों को, खासकर वो स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट दिसंबर में देने वाले हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर देना चाह रहे हैं यूजीसी नेट में, तो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद हो सकता है, ठीक है, तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा फायदेमंद होने की संभावना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेनिस लिकार्ट की
किसी किताब का नाम दे देगा आपको, मैच द फॉलोइंग करने दे दे, या बोल दे कि इनमें से कौन सी किताबें रेंस लिकर्ट की हैं। ठीक है, तो अगर आपको 2-3 नाम पता हो तो 4 ऑप्शन में से 3 नाम अगर आपको याद है तो चौथा एलिमिनेट कर ही लेंगे, 3 आपको याद है तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसे पहली जो उनकी संरचना थी, जो उनकी कृति थी, वर्क था, वो था न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट 1961 में। ठीक है, न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट 1961, द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन 1967, द न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये तीसरा किताब उनका था रेने लिकार्ट का। तो उन्होंने कौन कौन सा आइडिया दिया था? मैनेजमेंट सिस्टम 1 to 4, लिंकिंग पिन मॉडल और इंटरैक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम। ठीक है, इसका और अधिक डिटेल अगर आपको जानना है तो हमारे लेक्चर्स में हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप लोग यूपीएससी, सीजीपीएससी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी अगर क्लास आपको हमारे बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे ऑफिस में आकर भी आप पता कर सकते हैं। एड्रेस मेंशन होगा वेबसाइट में और डिटेल हम आपको दे देंगे हमारे डिस्क्रिप्शन। तो चलिए क्लास को देखते हैं आगे। इसके बाद बारी आती है फ्रेडरिक्स की। ठीक है, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, इनकी जो थ्योरी है बेसिकली इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी यहां से दिया था उन्होंने, प्रिज्मेटिक थ्योरी। ठीक है, प्रिज्मेटिक थ्योरी यानी प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात की उन्होंने। जैसे प्रिज्म होता है और प्रिज्म कैसे छन के डिफरेंस आप कलर्स बाहर रिफ्लेक्ट होते हैं, अगर व्हाइट लाइट जाता है और कैसे 7 डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देंगे, उस तरह के मॉडल को यहाँ पे बताया गया कि कैसे ट्रांजिशन होता है बेसिकली। ठीक है, कैसे एक सोसाइटी जो है वो ट्रांजिशन करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता हो तो इंडिया जो था शुरुआती समय में आजादी के बाद एग्रेरियन सोसाइटी था, लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो जो इकोनॉमी है इंडिया की वो कैसा है, वो मिक्स्ड मॉडल है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में हम ट्रांसफर हो चुके हैं, यानी जो हमारा ट्रांसफ्यूजन हुआ है, जो हमारा चेंजेस हुआ है वो कैसे हुआ है, एग्रेरियन से आज के समय में हमारी सोसाइटी मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। हमारी क्या पूरी दुनिया की सोसाइटी आज के समय में मिक्स्ड इकोनॉमी को ज्यादा फॉलो करती है। ठीक है, तो ये आगे आपको देखने को मिलेगा। साला मॉडल भी लगभग इसी की तर्ज पे दिया हुआ था, प्रिज्मेटिक मॉडल पे ही। ठीक है, और इसके अलावा डेवलपमेंट एज इंटीग्रेशन एंड डिफ्यूजन, ये भी लगभग इसी तरीके का प्रिज्मेटिक सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें इंटरमीडिएट होता है जो बेसिकली आपको दिखाएगा कि किस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है सोसाइटी का। ठीक है, हर सोसाइटी जो है ना अपने मूल रूप से कुछ ना कुछ नया परिवर्तन देखती है, ट्रांजिशन होती है। इसी पे बात किया गया है फ्रेडरिक्स के द्वारा। इनकी किताब थी द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली अब तक हमने क्या देखा था, थोड़ा पहले तक हमने शुरू में देखा क्लासिकल थॉट, फिर हमने देखा ह्यूमन थॉट, फिर बिहेवियरल थॉट, फिर डिसीजन मेकिंग स्कूल, और अब जो बारी आती है वो आती है इकोलॉजिकल थॉट। यानी कि कहने का मतलब है कि हम अगर सब कुछ भी प्रोवाइड कर दे, ह्यूमन को भी अच्छा सेटिस्फाई कर दे, जो वर्क फोर्स है उसको भी, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे भी काम करवा लें कि भाई दोनों का पूरा चीज हो पाए। पर कई बार ऐसा भी होता है ना कि कुछ जो आसपास की चीजें हैं वो दबाव डाल देती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम करना चाहते कहीं पे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन उस जगह पे वहां के लोग आपको जमीन देने ना दें, अगर आपको वहां के लोग रेजिस्ट करें कि आप यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं, तो अगर आपके वर्कर भी मोटिवेटेड है, आप भी मोटिवेटेड है, आपको बाकी चीजें भी आपके पास है, रिसोर्सेज भी आपके पास है, पर क्योंकि इकोलॉजी आपको क्या करिए प्रोवाइड नहीं कर रही है वो सिचुएशन जिसमें आप अपने आप को ग्रो कर पाए, तो अल्टीमेटली आपको वो जगह पे पॉसिबल नहीं होगा फैक्ट्री लगाना। एग्जाम्पल था बहुत फेमस, टाटा जो है ना वो वेस्ट बंगाल में एक फैक्ट्री लगाना चाहते थे नैनो के लिए, लेकिन वहां के लोगों ने, उस एरिया के लोगों ने मना कर दिया, तो अंत में फैक्ट्री कहाँ लगी बाद में है वहां गुजरात ट्रांसफर करना पड़ा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि सब कुछ होने के बावजूद इकोलॉजी यानी जो एनवायरनमेंट है आसपास का वो आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो आप वो चीज नहीं पा सकते हैं जो चीज आप चाह रहे थे, मतलब अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे आप। तो वही बोल रहा है कि भाई इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जरूरी है,
यहां से हमें पता चलता है कि बाहरी दबाव भी असर डालता है। ठीक है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, इन्होंने किताब लिखी। तो बेसिकली आपको यहां से ये भी दिखाई देगा, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तुलनात्मक लोक प्रशासन। तो आप क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को एडमिनिस्ट्रेशन को आप क्या करें, कंपेयर करेंगे विथ डेवलप्ड कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इनके बीच में आपस में आप कंपैरिजन करके ये पता करेंगे कि कौन सी जगह पे बेहतर चीजें हो पा रही हैं, उसको कैसे हम इंप्लीमेंट करें अपने यहाँ पे। ठीक है, फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 1970 में इन्होंने एक अपनी कृति लिखी है। तो 3 इंपॉर्टेंट कृति कौन सी है, आपसे हमेशा आप याद रखिएगा, इकोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी चीज आता है जहां आपको एनवायरमेंटल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, एनवायरमेंटल इन द सेंस कि आसपास की सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, ना कि हम नेचर की बात करें। ठीक है, नेचर वाली बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इकोलॉजी का मतलब है द सराउंडिंग विच इन्फ्लुएंस द वर्क। ठीक है, तो ये था फ्रेडरिक्स के बारे में। इसकी अब बारी आती है ड्रॉर की। ठीक है, ये स्किल ड्रॉर, इनकी जो आइडिया थे वो था मेगा नॉलेज सिस्टम समझना पॉलिसी को। ठीक है, यानी कि पॉलिसी जो है ना बेसिकली वो बेटर होगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, गवर्नमेंटल पॉलिसी हो, नॉन गवर्नमेंटल पॉलिसी हो। जो चीज बेसिकली क्या है, रूट है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को फंक्शन करने में, तो बेहतर पॉलिसी आपको क्या करेगा, बेहतर रिजल्ट देगा। इसीलिए आज के समय में आपको हमेशा देखने को मिलता है फोकस ऑन गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस इज नथिंग बट गुड पॉलिसी मेकिंग एंड गुड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो पॉलिसी को अगर मेगा नॉलेज की तरह हम समझ के काम करें तो वैसे सिस्टम में क्या होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये कहना था ये स्किल ड्रॉर का। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा अबाउट ऑप्टिमल मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कि कितना बेहतर आप पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं विथ जो सफिशिएंट या बोल सकते हैं कि लिटिल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका बेहतर इस्तेमाल, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन उस पॉलिसी से, मतलब वैसी पॉलिसी बनाना जो कि ऑप्टिमल चीजों में, रिसोर्सेज में रिजल्ट अच्छा दे। तो ऑप्टिमल मॉडल वही है कि पॉलिसी बेहतर से बेहतर बनाना। ठीक है, जो भी आपके पास है। पैराडाइम्स ऑफ पॉलिसी साइंस की बात हम करें तो बेसिकली जब भी पॉलिसी वर्ड की आप समझें कि पॉलिसी की बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वहां से यस के ड्रॉ की बात आपको याद रखना होगा। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इकोलॉजी विथ फ्रेडरिक्स। ठीक है, उसके अलावा ड्रॉर के साथ क्या है, पॉलिसी। तो इनकी जो किताबें होंगी वो भी पॉलिसी से जुड़ी होंगी। ठीक है, इतना तो आपको एक दूसरे से इंटर रिलेट करना होगा। जैसे पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड 1968 में लिखी, डिजाइन ऑफ पॉलिसी साइंस 1971 में, वेंचर्स इन पॉलिसी साइंस। तो जहां भी जाओ तो पॉलिसी की बात हो किसकी, एस्किल ड्रॉर की। ठीक है, कुछ ट्रिक्स आपको ऐसे भी याद करने हैं, इकोलॉजी फ्रेडरिक से, पॉलिसी विथ ड्रॉर से, ठीक है, मोटिवेशन विथ हेल्सबर्ग से, ठीक है, मैस्लो से। इनके साथ आप मोटिवेशन की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी है, हेल्सबर्ग का आपका थ्योरी ऑफ हाइजीन वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ड्वाइट वाल्डो, इनको बोला था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक। ठीक है, एनपीए के जनक, फादर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जब हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे आगे में तो वहां पे आपको पता चलेगा ड्वाइट वाल्डो का कहाँ कितना यूज है। ठीक है, मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की बात जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम समझेंगे कि वहां प्रेसिडेंट कौन था, ड्वाइट वाल्डो। वहां एक मीटिंग हुई थी, 3 मीटिंग अब तक हो चुकी है, चौथी होगी कुछ सालों में, हर 20 साल में होता है। ठीक है, मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस आपको याद रखना है, तो हर 20 साल में होता है मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, वैसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ड्वाइट वाल्डो ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की बात की थी, 1948 में किताब लिखी द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1955 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। बेसिकली आप टाइम देखेंगे 1971 का, तो ये इस टाइम में कोल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, तो कोल्ड वॉर के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फंक्शन कर रहा है,
उस सिचुएशन को इन्होंने समझ के कुछ आइडिया दिया। तो सबसे पहला बेसिक आइडिया जो था इनका, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसे इन्हें क्या बोला जाता है, द फादर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा आप देखेंगे तो ड्वाइट वर्ल्ड जो है प्रोफेशनल अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन भी आइडिया बताते हैं कि कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोफेशनली अप्रोच करेंगे। ठीक है, प्रोफेशनली अप्रोच करना मतलब एक बकायदा रोड मैप के साथ, ठीक है, एक बढ़िया रोड मैप तैयार करिए, उसमें सारे वर्क एथिक्स इंक्लूड करिए, सब कुछ करिए जो कि एक प्रोफेशनल करता है किसी भी फील्ड का। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल थ्योरी भी इन्होंने इंप्लीमेंट करवाया कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो आपकी इंप्लीमेंटर्स होते हैं उनका काम नहीं है, यहाँ भी पॉलिटिकल थ्योरीज का साथ में इंप्लीमेंट होना, कंजॉइन होना जरूरी है ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो सके। तो जो डायकोटमी वाला सिचुएशन था ना, जो हमने सबसे पहले देखा था, वो सिचुएशन को यहाँ पे कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई पूरी तरह डायकोटमी नहीं होनी चाहिए। डायकोटमी हो वो ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा डायकोटमी कर देंगे, यानी पूरी तरह से विभाजन कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो पॉलिसी मेकर है और जो पॉलिसी इंप्लीमेंटर है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को रियल टाइम अपना अपना आइडिया नहीं बता पाएंगे। ठीक है, यानी पॉलिसी मेकर क्या चाहता था उस पॉलिसी से, वो पॉलिसी इंप्लीमेंटर को नहीं बता पाएगा, और पॉलिसी इंप्लीमेंटर जब इंप्लीमेंट कर रहा है तो वहां पे कोई कमियां हो रही है या कुछ बेटर चीजें और उसमें इनपुट दे सकता हो, वो नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पे ये चीज बोली जा रही कि पॉलिटिकल थ्योरी को भी अप्रोच करते हुए आगे बढ़ना है। अगली बारी आती है पीटर ड्रकर की। ठीक है, पीटर ड्रकर ने इंपॉर्टेंट किताबें जो लिखी हैं वो है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 में। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट टास्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्रैक्टिसेस 1974 में, और लास्ट में उन्होंने लिखा मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर 21st सेंचुरी। ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ा। अब जब पीटर ड्रकर की बात करते हैं तो यहाँ मैनेजमेंट की बात होती है। पीटर ड्रकर से अगर आप जोड़ेंगे तो मैनेजमेंट जोड़िएगा। पब्लिक एनपीए की बात जब जोड़ेंगे, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात जोड़ेंगे, तो वो किससे जोड़ेंगे आप, ड्वाइट वॉल्डो से। ठीक है, मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पहले दोनों मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने काम किया। किस तरह से एक सिचुएशन था जहां पे जो अलग अलग फील्ड ऑफ आइडिया था, जैसे मैनेजमेंट, ठीक है, या आप बोलेंगे पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो ये सब क्या थे ना, ये सब बोलते थे कि बेसिकली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनसे निकला है। तो आपस में युद्ध होता था कि नहीं भाई हमारा एक अपना आइडिया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बोलते थे, और पॉलिटिकल साइंस वाले बोलते थे कि नहीं मैक्सिमम चीजें तो आप हमसे ही लिए हो। ठीक है, और मैनेजमेंट वाले बोलते थे कि जो इंप्लीमेंटेशन पार्ट है वो आप हमसे लिए हो। ठीक, तो बेसिकली इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था। इस कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए बाद में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ। उसके बाद जब देखा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से काम नहीं होगा, उसे नए तरीके से मैनेज करने की भी जरूरत है, क्योंकि अब जो समय आ रहा है वो आ रहा है टेक्नोलॉजी का, टेक सेवी। तो टेक्नोलॉजी से जितना आपको रिलेट कर पाए उतना बेहतर होगा आपके एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने में। तो वहीं पे बात आती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट किससे जुड़ा हुआ है, पीटर ड्रकर। ठीक है, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया, देखिए वहां एडमिनिस्ट्रेशन था या मैनेजमेंट है। इसके बाद आती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब आप मैनेज कैसे करेंगे, आपका जो लक्ष्य होगा उसके बिना पे। ठीक, कि आपको पता है कि भाई मुझे ये गोल अचीव करना है, तो मेरा जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो भी उसी तरीके से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसी को मैनेज कर रहा हूँ, मुझे उनको वैसे मैनेज करना है कि वो जो काम करवाना चाहता हूँ, जो गोल अचीव करना चाहता हूँ, वो लोग उसी हिसाब से काम करें। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करें, बट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करें, बाय फोकसिंग ऑन वर्क टू डू। ठीक है, इसके बाद आती है नॉलेज वर्कर्स एंड सोसाइटी की। तो यहाँ पे बेसिकली अब आपको दिखाई देगा कि भाई मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, या जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं वो कैसे होगा। एक्सपर्ट्स से जितने ज्यादा नॉलेज होंगे वर्कर, स्किल्ड लेबर वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो आज आपको पता है कि भाई हम जब भी वर्कर्स की बात करते हैं, लेबर फोर्स की बात करते हैं, तो स्किल्ड लेबर फोर्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी
बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च करता है जिसमें लेबर को स्किल करा जा रहा है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि भाई मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट इंडिया में है, तो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट तभी सुचारू रूप से या तभी बेहतर रूप से लागू हो पाएगा जब लोग जो है यानी जो लेबर है वो स्किल्ड होगा। ठीक है, तो स्किल्ड लेबर आपको क्या देगा? स्किल्ड रिजल्ट देगा। स्किल्ड रिजल्ट देगा तो बेसिकली आपके ऑप्टिमल रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ठीक है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है बहुत ज्यादा। तो स्किल्ड सोसाइटी या नॉलेज वर्कर्स और सोसाइटी की बात हो रही है। इनकी कुछ किताबें हैं जैसे प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 में, मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस 1974 में, मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर 21st सेंचुरी 1992 में। इसके बाद बारी आती है कार्ल मार्क्स की। ठीक है, यहां तक हमने मॉडर्न डे थिंकर्स के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा ओल्ड डे थिंकर्स के बारे में भी समझते हैं। कार्ल मार्क्स जो थे इनको हम जानते हैं विथ रिलेटेड टू कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म से जुड़े हुए थे, यानी कि बेसिकली इनका कहना था कि ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी जो होता है ना बेटर वर्क करवाता है। ठीक, इसीलिए आपको दिखाई देगा कि ब्यूरोक्रेसी क्लास का डोमिनेशन की बात होती है कार्ल मार्क्स के समय में। ठीक है, आज भी आप देखेंगे तो कम्युनिज्म में गवर्नमेंट सुपीरियर होती है ताकि वो जो है जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। ठीक है, मटेरियलिस्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, तो बेसिकली जो हिस्ट्री थी उसके कॉन्सेप्शन में हम समझेंगे मटेरियलिस्टिक कैसे थी। यानी आज तक आप जितने भी हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं वहां पे जो भी चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भौतिक चीजों को जोड़कर हुई। फॉर एग्जांपल देखिए, इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो वो क्यों आए थे? मसालों के लिए आए थे, यहाँ के सिल्क प्रोडक्ट्स के लिए आए थे, यहाँ के बेसिकली फैब्रिक्स के लिए आए थे। तो कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट था जिसके लिए वो यहाँ पे आए थे। तो ये चीजें हमको समझ के चलना होगा। और एलिमिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात भी कही है इन्होंने। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के समय में इन्होंने कुछ जो उनकी कृतियां थी वो था क्रिटिक ऑफ हेगेल्स फिलोसफी ऑफ राइट। ठीक है, हेगेल्स फिलोसफी ऑफ राइट को इन्होंने बताया, दर्शाया कि इसके खिलाफ हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं। 18th ब्रोमियर ऑफ लुइस बोनापार्टे 1850 में। ठीक है, उसके अलावा अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में इन्होंने अपनी एक संरचना प्रस्तुत की। तो बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी की बात होती है, ब्यूरोक्रेसी की बात होती है एज ए क्लास डोमिनेशन। तो वो किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, तभी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। क्या डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात नहीं होती है यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी की बात होती है, ताकि एक अथॉरिटी हो जो सुप्रीम हो, वो सबको बराबर से लेके चले। ठीक है, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, सब बराबर है। फिर लास्ट में बारी आती है बी आर अम्बेडकर की। ठीक है, बी आर अम्बेडकर के बारे में भी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, हालांकि इनको तो सब जानते ही हैं। बी आर अम्बेडकर जो थे हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी की नींव रखने वालों में से एक थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्होंने क्या चीज लिखा? एनिलेशंस ऑफ कास्ट। ठीक है, कास्ट की जो भी बैरियर्स होते हैं उसके बारे में इन्होंने 1936 में एक किताब लिखी है। स्टेट एंड माइनॉरिटीज के बारे में लिखा है 1947 में। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्पीच जो है 1949 में इन्होंने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ कृतियां हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इनके द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत सारी छोटी मोटी किताबें, ये तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग को पता ही होगा बी आर अम्बेडकर के कुछ वर्क। इनका आइडिया क्या था? इनका आइडिया था कि भाई जो सोशल जस्टिस है ना वो इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए। मतलब बेसिकली पहले क्या होता था? पहले कास्ट बैरियर्स बहुत थे, कास्ट डिफरेंसेस बहुत थे। तो इस कारण क्या होता था, जो छोटी जाति वाले हैं उनको संपूर्ण रूप से मुख्य धारा में जोड़ना पॉसिबल नहीं था। और वो तभी पॉसिबल होगा, इनका कहना था, जब इंस्टीट्यूशन यानी कि जो लीडर्स हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो लॉज बनाते हैं, वो अगर सोशल जस्टिस को सुप्रीम मान के चले, यानी सोसाइटी में, समाज में लोगों को न्याय मिलना आवश्यक है, इनका कहना था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या है?
मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो लॉ के हिसाब से चलेगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या लॉ है, तो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है और लॉ के हिसाब से सब कुछ चलेगा। लेकिन लॉ में भी देखा जाएगा कि भाई लॉ के हिसाब से कौन अपने आप को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करे। मतलब अगर सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है तो वही सुप्रीम रहेगा, उससे ऊपर कोई और नहीं जा सकता, कोई उसको क्या बोलते हैं सुपरसीड नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का यही कॉन्सेप्ट है कि जो भी लॉ में लिखा है लॉ के अधीन ही रह के सारे काम होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिसे हम कहते हैं। स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज टूल्स फॉर रिफॉर्म की बात कही है, ठीक है। ये आइडिया था उनका कि भाई स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो दोनों ही काम करेंगे कैसे, रिफॉर्म लाने के लिए टूल के तौर पे, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स और उनके आइडिया के लिए। ज्यादातर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपसे मॉडर्न डे थिंकर्स के बारे में पूछा आता, तो पीटर ड्रकर, इनको किससे जोड़िएगा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से। ड्वाइट वाल्डो किससे जोड़िएगा, एमपीए से, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। ड्रॉर को किससे जोड़िएगा, यस्केल ड्रॉर को। जब भी आप बात करेंगे पॉलिसी की बात हो रही है, जहां भी आपको दिखेगा पॉलिसी एज मेगा सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, पॉलिसी की आइडियोलॉजी। फ्रेडरिक्स को किससे जोड़िएगा, इकोलॉजी से, एनवायरमेंट से, ठीक है, बेसिकली ट्रांजिशन से। लिकार्ट किससे जोड़ा जाएगा, मैनेजमेंट से, कि कैसे मैनेजमेंट करना है न्यू पैटर्न में। और फिर फ्रेडरिक सेसबर्ग को मैंने बताया था मोटिवेशन से जोड़िएगा। मैस्लो को भी मोटिवेशन से जोड़िएगा। क्रिस एग्रीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर आइडियोलॉजी पे फोकस करते हैं। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं कौन किससे जुड़ा हुआ हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि मेरा जो ये लेक्चर था आपको ये पसंद आया होगा। हमने सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स को देख लिया है 2 डिफरेंट लेक्चर्स में, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ये एक बेसिकली ब्रीफ की तरह मैंने आपको बताया कि कौन से 3 इंपॉर्टेंट इनकी संरचनाएं थी और 3 आइडिया। बाकी डिटेल में हम अपनी क्लासेस में समझेंगे। यूजीसी नेट जो लोग दिसंबर में देना चाहते हैं उनको बता दूं कि मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप चाहें तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को, जहां मैं आपको सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेल्स को समझाऊंगा ताकि आने वाले दिसंबर के एग्जाम में आपको वो बेटर रिजल्ट आउटपुट के तरह दे पाए, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो यूपीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पढ़ रहे हैं या फिर सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या ऐसे कोई भी एग्जाम्स जहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट उन्हें पढ़ना हो। साथ ही साथ यूजीसी नेट दिसंबर या आने वाले सालों में जो देने वाले हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देना चाहते हैं वो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम इन डेप्थ एनालिसिस के साथ पढ़ाई करेंगे ताकि आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटे। चलिए तो यहाँ पे क्लास को एंड करते हुए आपसे मैं विदा लेता हूँ। अगले लेक्चर में हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।